नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फ्यूचर टेकअप में आप लोगों का स्वागत है। आज बड़े लंबे समय के बाद हमारे चैनल पर फिर से क्लास अपलोड होने जा रही है। अब आपको हमारे चैनल पर रेगुलर क्लास प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, ये क्लास आज की क्लास जो है वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केबीएस, यूजीसी नेट जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं जो आर्ट विषय से संबंधित हो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबके मन में चित्रकला के अंग, चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत व चित्रकला के तत्व, ये तीन बिंदु ऐसे हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इन्हीं तीन बिंदुओं को लेकर आज की क्लास, जिसमें आप लोग इन तीनों बिंदुओं के बारे में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। चित्रकला के अंगों की शुरुआत और इसके तत्वों की जरूरत और संयोजन के सिद्धांत का मतलब क्या है, इसके बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले चित्रकला के अंग की बात करें। चित्रकला के लिए अंगों की बात कहां से आई, सबसे पहले इस बात पर फोकस डालना पड़ेगा। चित्रकला क्या है? सबसे पहले हमें चित्रकला को समझने की जरूरत है। चित्रकला है क्या? सबसे पहले हम कला शब्द को समझते हैं। चित्रकला को समझने के लिए हमें कला शब्द को समझने की आवश्यकता है। कला क्या है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कला के संबंध में। कला वो युक्ति है या वो साधन है जिससे मनुष्य का काम आसान हो जाता है, या कला वह मनोरंजक वस्तु है जिससे मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। या यूं कहिए, जैसे संगीत, नृत्य, ये सभी ऐसी कलाएं हैं जिनको सुनकर या देखकर हमारे मन में आनंद की भावना जागृत होती है, उसे हम कला कहते हैं। और जो उपयोगी कलाएं हैं, और जो ललित कलाएं हैं, इनका वर्गीकरण करने के बाद हमें चित्रकला प्राप्त होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चित्रकला कला के ही एक अंग के रूप में कार्य कर रही है। तो कला के कितने अंग हैं, वह चित्रकला कैसे कार्य करती है, फिर उसके चित्रकला के अंगों की बात करेंगे। सबसे पहले कला को समझते हैं। कला
जैसा कि हमने बताया, कला वह है जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ये तो कन्फर्म हो गया। कला कितने प्रकार की होती है? कला दो प्रकार की होती है। एक है आपकी उपयोगी कला, और एक ललित कला। और इन्हीं ललित कलाओं की प्रकार में एक प्रकार है चित्रकला। ललित कला 5 प्रकार की मानी गई है, जिसमें चित्रकला, संगीत, मूर्ति, स्थापत्य, हमने बताया कि चित्रकला ललित कला का ही एक भाग है, और इसी चित्रकला के लिए चित्रकला के अंग, तत्व और संयोजन के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये अंग क्या है, तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। जब हम किसी भी विषय की उपयोगिता के बारे में जानेंगे, तो उस विषय को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अंगों की उपयोगिता क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये तत्व और ये सिद्धांत। सबसे पहले बताने वाली बात, चित्रकला के 6 अंग, तत्व व सिद्धांत। जब हम किसी वस्तु के बारे में सोचेंगे, यानी कोई चित्र हमें बनाना है, उसके पहले हमें सोचना है, तो उसके लिए अंगों के बारे में सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आएगी कि उस उनके अंगों का वर्णन किस टाइप से होगा, यानी कि आकृति किस टाइप की होगी। यानी कि हम सोचना जब शुरू करेंगे तो अंगों की बात, और जब उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो तत्वों की बात, कि हमें क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या जरूरत है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि रेखा चाहिए, रूप चाहिए, रंग चाहिए, तान पोत अंतराल कितना होना चाहिए, पोत कैसा होना चाहिए, तान कैसी होनी चाहिए। इन सब चीजों को, मतलब कि ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने की, और ये चीजें सारी सोचने की, और इन के दोनों के मिलन से जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसे हम संयोजन का सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर हमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले सोचने की आवश्यकता है, फिर करने की आवश्यकता है, और करने का परिणाम देखिए कि कहाँ कैसे होगा। यानी कि आप शुरू से लास्ट में जा रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले को समझने के लिए शुरुआत करने की आवश्यकता है।
ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं? चित्रकला के अंग। हम सबसे पहले चित्रकला के अंगों की बात करेंगे। चित्रकला में 6 अंग होते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंगकम्। ये अंग 6 अंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये चित्रकला में आए हैं? वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ कामसूत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वात्स्यायन रचित ग्रंथ कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। और कामसूत्र एक बहुत बड़े कला के, या ये कहिए कि सौंदर्य शास्त्र कि बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा कामसूत्र। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में, प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में 11वीं शताब्दी के आसपास यशोधर पंडित ने एक टीका लिखी। अब टीका क्या होती है? किसी विषय के पूरे, जैसे कि 10 चैप्टर हैं, एक विषय में 10 चैप्टर हैं, उनमें से किसी एक विषय पर गहन अध्ययन, एक चैप्टर पर गहन अध्ययन करना ही टीका लिखना है। यानी कि आप एक किसी चीज को फोकस कर रहे हैं, पूरे अध्याय में एक अध्याय को फोकस कर रहे हैं, उसको हम टीका कह सकते हैं। यशोधर पंडित द्वारा जो टीका लिखी गई है, उसमें 6 अंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें रूप भेद यानी कि रूप की चर्चा। आप परिभाषा के ऊपर मत जाइए। परिभाषा आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट क्या है, और शब्दों पर ध्यान दीजिए कि ये शब्द क्या कह रहे हैं। आप सिर्फ शब्दों को समझेंगे तो आपको किसी परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप अपने मन से स्वयं परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं जब आप चीजों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि रूप भेद। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य सादृश्य वर्णिका भंग। रूप भेद यानी रूप की चर्चा। रूप मतलब किसी का चेहरा या कोई वस्तु का चित्र, मतलब कि किसी भी चित्र को हम रूप के द्वारा कह सकते हैं। रूप कैसा है उसका, मान के चलिए किसी बालक का चित्र बनाना है, तो उसका कैसा रूप है, हंस रहा है कि रो रहा है, छोटा है कि नाटा है, कैसा रूप है उसका, दांत निकले हुए हैं उसके। तो ये रूप यानी कि उसके पूरे
शारीरिक रचना या बनावट को हम रूप कह सकते हैं, उसकी पूरी शारीरिक रचना को। अब शारीरिक रचना सिर्फ मनुष्य पर ही लागू नहीं होती है। किसी भी वस्तु का आप चित्र बनाएंगे तो उसके शारीरिक, उसका जैसे आपने एक गेंद बनाना है, गेंद का चित्र बनाना है, तो उसका रूप कैसा है, वो गोल है, कैसी है, इस टाइप की। ये जो चीज है कि आपको ध्यान देने वाली बात है कि वो कैसा हो सकता है। कि गेंद है, अगर गेंद का चित्र बनाना है तो वो गोल होती है, चपटी होती है, कैसी होती है। ये सारी चीजें हमें रूप के माध्यम से इन सब चीजों का ज्ञान होता है कि किसी वस्तु का रूप कैसा है। रूप प्रमाण, प्रमाण यानी मापतोल। प्रमाण यानी मापतोल। अभी हमने बताया आपको कि हमें किसी वस्तु का चित्र बनाना है, जैसे कि गेंद। तो गेंद गोल है, तो गोल है तो छोटी है कि बहुत बड़ी है, कितनी है। यानी कि हमें किसी वस्तु के आकार के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए कि पता चला हमें मनुष्य का और एक खरगोश का चित्र बनाने को अगर कह दिया जाए तो हम क्या मनुष्य को छोटा बनाएंगे और खरगोश को बड़ा बना देंगे, या हम खरगोश को छोटा बनाएंगे मनुष्य को बड़ा बना देंगे? तो आपका जवाब होगा कि खरगोश को छोटा बनाएंगे, मनुष्य को बड़ा बनाएंगे। ये चीज प्रमाण है, यानी कि मापतौल उसकी कैसी है। इन सब चीजों का ज्ञान होना ही प्रमाण है। आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, लेकिन सिर्फ आप परेशान हैं परिभाषाओं से। ये जो परिभाषाएं होती हैं, इनको तभी आप समझ सकते हैं जब आप मुख्य बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं। फिर आपको किसी परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषाएं अपने आप याद हो जाएंगी। आप स्वयं उनका निर्माण कर सकते हैं। हम ही आप में से किसी विद्वान ने ही परिभाषाओं का निर्माण किया है, और हम ही आप लोग इनका निर्माण करेंगे। तो समझने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं। अब भाव को समझते हैं। भाव, भाव। यदि आपको किसी व्यक्ति के चित्र बनाने के लिए अगर कहा जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि उसका भाव कैसा होगा। वो हंस रहा होगा कि रो रहा होगा, कैसा चित्र बनाना है हमको, कि हंसता हुआ चित्र बनाना है, रोता हुआ चित्र बनाना है, नाचता हुआ चित्र बनाना है, उसका कैसा भाव है, वो किस स्थिति में होगा। भाव यानी स्वभाव, उसकी जो एक्टिविटी, उसकी देखने की जो वो कैसा दिखता होगा, किस टाइप का दिखता होगा, ये भाव है। मतलब कि उसकी जैसे भाव, अभी आप जानते होंगे भाव को हम लोग रस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जैसे हास्य रस है, श्रृंगार रस है, इस टाइप की जो 9 रस हैं उन्हीं को हम भाव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वही ये सब भाव है। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं और उनको ये भावों की जरूरत क्यों है। इन सब के बारे में हम जानेंगे आगे की क्लास में। लावण्य योजना, लावण्य योजना, लावण्यता। अगर किसी व्यक्ति के चित्र बनाने की बात करें तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें तो ठीक है कि वो कैसा होगा,
मनुष्य का चित्र बनाना है तो हमें इसमें जानकारी मिल गई कि कैसे किसका चित्र बनाना है, क्या करना है। तो इसको तो हमने समझ लिया कि रूपों में भेद, यानी कि वो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, क्या है। इससे रूप भेद की जानकारी होगी। फिर प्रमाण, कितना वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, इस तरीके की, मतलब कि उसकी माप तौल कितनी होगी, कैसी होगी, ये हमने प्रमाण से जान लिया। फिर उसका भाव कैसा होगा, वो हंस रहा होगा, रो रहा होगा, गा रहा होगा, तो कैसा होगा, वो किस स्थिति में होगा, ये भाव से जानकारी होगी। लावण्य योजना, लावण्यता वो है जो हमें अंदर से समझ में आती है, आंतरिक भावनाएं। जैसे कि अगर आपको एक भिखारी और एक साधु का चित्र बनाने के लिए अगर कहा जाए, तो जो एक भावना जो झलकेगी, वो ये झलकेगी, आपने मस्तिष्क मस्तिष्क जो देखे होंगे, साधु का मस्तिष्क एकदम शांत मिलेगा आपको, एकदम चेहरा शांत मिलेगा, और मस्तिष्क पर एक अलग सा तेज और एकदम सपाट। भिखारी का मस्तिष्क आप देखिए, भिखारी का मस्तिष्क झुका हुआ, क्रूर, इस तरीके का उसका चेहरा का, उसका अ, चेहरे पर एक अजीब सी गिड़गिड़ाहट के भाव, और साधु के चेहरे पर एकदम शांत मुस्कान और एकदम शांति स्वरूप उसका चेहरा देखने में समझ आएगा। इन्हीं, यानी कि ये चीज कहाँ से आई, जो हम उसके चेहरे पर तेज देख रहे हैं, साधु के चेहरे पर तेज देख रहे हैं, और भिखारी के चेहरे पर गिड़गिड़ापन देख रहे हैं, असहायपन देख रहे हैं। ये चीजें आई कहाँ से? ये चीजें आई हमारी आंतरिक भावना से, क्योंकि साधु को पता है, साधु को ज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, तो वो शांत है। उसके अंदर से भावना आ रही है कि मेरे अंदर ये चीजें आगे प्रकट हो रही हैं, चेहरे से प्रदर्शित हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग भाप जाते होंगे किसी व्यक्ति को देख के, व्यक्ति किस मूड में है, पता चला आपका दोस्त है, कभी आपसे आएगा तो हंसते हुए चला आएगा, बोलेगा, आप उसको देखकर पहचान लेंगे कि किस स्थिति में चला रहा है, कैसे उसके भाव हैं। वो मानने के लिए चला आ रहा है गुस्से में, कि वो मुझे अ, कुछ अच्छा बोलने के लिए चला आ रहा है, या पता चला मुझे गाली देने के लिए चला आ रहा है, या किसी भी मूड में, किस मूड में चला आ रहा है। यही लावण्यता है, यही अंदर की भाव है। ये चित्रकला में प्रदर्शित करना, यानी कि लावण्य योजना। सादृश्य, सादृश्य यानी समान, जैसा कि आप शब्द से समझ रहे हैं, सादृश्य यानी समान। सादृश्य, कोई वस्तु किसी वस्तु के समान है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के समान है, सादृश्य यानी समान। यानी कि आपको समानता का ज्ञान होना जरूरी है चित्रकला में। समानता कैसी कैसी होनी चाहिए, किस टाइप में होनी चाहिए समानता। जैसे कि आपको चित्रकला में अगर पत्तियां बनाने की बात करें कि हमें पत्तियां बनाना है, और सिर्फ एक ही टाइप की पत्ती बनाना है, तो पता चला आपको दे दिया जाए कि नीम की पत्ती बनाए, तो आप, पता चला कि एक बार नीम की पत्ती बना दिए, फिर एक, तो नीम की पत्ती जैसे कि इस टाइप की बना दी आप, लंबी लंबी, ठीक। अब पता चला एक बार ऐसे गोल बना दिए, ये तो अलग हो गई।
इसी का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब अभी आपने देखा था ऊपर रूप भेद में आपको भी यही ज्ञान हो रहा है और यही सादृश्यता में भी ज्ञान हो रहा है, यानी कि ये चीजें हल्की डिफरेंट है। हल्की डिफरेंट कहाँ है? रूप भेद तो अब जैसे नीम की पत्ती का हमने उदाहरण दिया है कि नीम की पत्ती का चित्र बनाना है तो रूप भेद, यानी कि रूप हमें ये ज्ञान कैसे हुआ कि रूप ये नीम की पत्ती है कि बरगद की पत्ती है, इन चीजों को जानना यानी कि रूप भेद, और उसके तरीके को जानना कि उसी के समान है, उसी के जैसी है, यानी लंबी लंबी है, गोल गोल है, किस टाइप की है, उसी के समान है कि नहीं है, कि अलग टाइप की है। इन सब चीजों को समझना सादृश्य है। वाणी का भंग, वाणी का मतलब यहां से वर्ण है, वर्ण मतलब रंग, और उसी का नाम बदल के वाणी का भंग, उसी का नाम वर्ण यानी रंग, और उसी के नाम से वाणी का भंग। वाणी का भंग क्या है? हमें नाना प्रकार के वर्णों की जानकारी को ही हम वाणी का भंग कहते हैं। जैसे रंग कितने प्रकार के होते हैं, उनमें गर्म रंग कौन सा है, ठंडा रंग कौन सा है, शीतल रंग कौन सा है, और उनके विभिन्न अनुपात कैसे हैं। हमें भूरा बनाना है, काला बनाना है, ये वर्ण का भंग है। मतलब कि वर्णों के बारे में विस्तृत जानकारी को ही हम वाणी का भंग कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे जो कला की षडांग है, सबसे कठिन साधना कौन सी मानी जाती है, तो उसमें उत्तर है वाणी का भंग। वाणी का भंग को चित्रकला के अंगों की सबसे कठिन साधना मानी जाती है। अब ये क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें आपके सोचने मात्र से हो जाएंगी। आप सिर्फ सोचेंगे तब भी आप इनका अनुमान लगा सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन वर्णिका भंग को आप सोच नहीं सकते हैं। आप कलर के डिफरेंस को सोच के नहीं बता सकते हैं कि कैसे मिलाना है, उससे कैसा आएगा, क्या क्या मिलाएंगे। ये रटने वाली बात अलग है कि आप लोग रट सकते हैं कि ऐसे मिलाने से ये होता है, किसी ने लेखक ने लिख दिया, आपने उसको रट लिया, तो आप जरूर बता सकते हैं कि ये मिलाने से ये हो सकता है, ये मिलाने से ये हो सकता है। लेकिन क्या वास्तविकता में आपको नॉलेज है उन सब चीजों का? इन्हीं सब चीजों का नॉलेज जानने के लिए हमें वर्णिका भंग की जरूरत है, यानी कि हमें वर्णों के बारे में विस्तृत जानकारी की जरूरत है। अब ये सिर्फ प्रैक्टिकल पर ही आधारित है। आप जितना इसका प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप इसमें योग्य होंगे। तो वर्ण का भंग यानी नाना वर्णों के मेल मिलाप, नाना वर्णों की जानकारी को ही हम वर्ण का भंग कहते हैं। बाकी चित्रकला की तत्व और सिद्धांत। चित्रकला के तत्वों की आवश्यकता और सिद्धांतों की आवश्यकता, और चित्रकला के अंगों से चित्रकला के तत्वों और सिद्धांतों का कैसे जुड़ाव है, क्या क्या इनमें एक दूसरे
से संबंध है, इन सब चीजों को समझने के लिए आगे की क्लास में। नमस्कार।